हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके ग्रामर का एक ओवरव्यू वीडियो बनाया गया है जिसमें आपको ग्रामर के सारे ही टॉपिक्स का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं। इनका एक शॉर्ट ओवरव्यू इसमें आपको दिया जा रहा है। सबसे पहला इसमें, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है द सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन है और सेंटेंसेस के काइंड्स, ये सब देख लेते हैं कि इसमें जैसा आपको पता भी होगा कि सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे सेंटेंस कहलाता है, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हरी इज़ रीडिंग अ बुक, वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, नो वन कैन पंप द ओशन ड्राई, अकबर वॉज अ वाइस काइंड एंड जस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कंप्लीट सेंस इनसे मिल रहा है, पूरा मतलब समझ में आ रहा है, तो ये सेंटेंसेस कहलाएंगे। और ये भी हम करके देख सकते हैं कि अगर इन्हीं वर्ड्स को हम थोड़ा स्क्रैम्बल कर दें, आगे पीछे कर दें, तो हो सकता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो यही रहेगा। अगर जैसे ये मान लीजिए हरी इज़ रीडिंग अ बुक, ये वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5। तो ये 5 वर्ड्स का एक ग्रुप है जो कि एक सेंस बना रहा है, कंप्लीट मीनिंग बना रहा है, इसको हम सेंटेंस बोल रहे हैं। लेकिन अगर यही 5 वर्ड्स को थोड़ा सा स्क्रैम्बल कर दें, आगे पीछे कर दें, इनका सीक्वेंस चेंज कर दें, तो ऐसा भी कोई सीक्वेंस इनका बन जाएगा जिससे कि कोई भी मतलब क्लियर नहीं होगा। जैसे कि रीडिंग हम पहले ले रहे हैं, ठीक है, रीडिंग हरी बुक इज़ अ, ऐसे कर दें, रीडिंग हरी बुक इज़ अ। ये अगर सीक्वेंस कर दें, सबसे पहले रीडिंग, फिर यहाँ हरी, ठीक है, फिर यहाँ बुक, फिर ये इज़, और फिर ये लास्ट में अ। तो अगर आप सोच के देखिए कि क्या उसका सेंस बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से सेंटेंस की एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में कि सेंटेंसेस जो है कितने तरह के उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से होते हैं, मतलब उनकी बनावट के हिसाब से होते हैं। तो एक तो है सिंपल सेंटेंस, इसमें दिया हुआ है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है, जैसे कि फायर बर्न्स, बी गुड टू अदर्स, काइंड वर्ड्स नेवर गो वेस्ट, कीप क्वाइट, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज़। ठीक है, तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये सब सिंपल सेंटेंसेस हैं क्योंकि इसमें मेन वर्ब एक ही है। तो जैसा कि इसके सिंपल सेंटेंस में बताया गया है कि फाइनाइट वर्ब एक ही होता है इसमें, तो इन सेंटेंसेस में जैसे हम देखेंगे, जैसे यहाँ है फायर बर्न्स में बर्न्स, बी गुड टू अदर्स में बी, काइंड वर्ड्स नेवर गो वेस्ट में गो, कीप क्वाइट में कीप, और व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज़ में इज़। तो ये सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। अभी आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब थोड़ा सा ये आपको कुछ डिफ़िकल्ट लग सकते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो एक बात ही समझ लीजिए कि जैसे कि एक सेंटेंस होने के लिए वर्ब होना उसमें ज़रूरी होता है, तो क्लॉज भी ऐसा ही समझ लीजिए कि प्रिंसिपल क्लॉज तो सिंपल सेंटेंस के बराबर ही होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज उसको कहते हैं कि जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है और उसमें वर्ब भी है, लेकिन वो अपना पूरा मीनिंग क्लियर करने के लिए दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी एक ऐसा सेंटेंस है जो लेंदी सेंटेंस है और उसमें दो पार्ट ऐसे हैं कि जो अलग अलग उनके मीनिंग्स हैं, जो वो पूरे कुछ हद तक क्लियर भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक पार्ट तो ऐसा है जो अपने आप में मीनिंग क्लियर कर सकता है और वो सिंपल सेंटेंस जैसा ही हो सकता है।
लेकिन दूसरा पार्ट ऐसा है कि जो अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए उस पहले वाले पार्ट पे डिपेंड करेगा, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये सेंटेंस को, आई थिंक दैट ही हैज़ गॉन टू आगरा। अब इसमें वर्ब क्या है, दो आ गए, एक तो थिंक आ गया और गॉन आ गया, ठीक है। तो आई थिंक ये जो बोल्ड में लिखा है ये तो है प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि अगर इसको हम सेपरेट भी कर दें, ये पूरा इधर से काट दें, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये पार्ट है ये अगर ना हो तो भी ये आई थिंक जो है ये पूरा अपने आप में एक मीनिंग क्लियर करेगा। भले इसमें दो वर्ड हैं आई और थिंक, लेकिन ये अपना पूरा मीनिंग क्लियर करेगा और ये एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है। और दैट ही हैज़ गॉन टू आगरा, तो दैट लग गया है, तो हिंदी में इसका मीनिंग होगा कि वो आगरा चला गया है। अब कि वो आगरा चला गया है, कि नहीं होता तो वह आगरा चला गया है, तो अपना ये मीनिंग क्लियर हो जाता है। लेकिन कि वो आगरा चला गया है लगने से ये डिपेंडेंसी इसकी हो गई कि इस ऐसा लग रहा है कि कुछ और वर्ड्स हैं जो इसके रहे होंगे, लेकिन वो अगर नहीं लगाए जाएंगे तो इसका ये मीनिंग थोड़ा सा पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है। इसी तरह से सेकंड ये सेंटेंस है, वेयर इज़ द बॉय हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। अब वेयर इज़ द बॉय जो है ये बोल्ड में है, तो ये एक प्रिंसिपल क्लॉज या सिंपल सेंटेंस जैसा हो सकता है, यानी अगर ये अलग भी हो तो भी इसका मीनिंग पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स में जिसको हाईएस्ट मार्क्स मिले, जिसको का मतलब किसको, तो यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि किसको, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये इसके ऊपर डिपेंड है पहले वाले पे, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। कौन सा, हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, ये इतना पार्ट। यहाँ पर दैट ही हैज़ गॉन टू आगरा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पर हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसी तरह से इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो यू विल पास जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि ये अपने आप में मीनिंग क्लियर कर रहा है। इफ़ यू वर्क हार्ड अगर तुम मेहनत करोगे, तो ये थोड़ा सा अधूरा मीनिंग हो गया कि अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा, अगर तुम मेहनत करोगे, तो ये आगे पता चल रहा है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा कि तुम पास हो जाओगे। तो इस तरीके से ये जो पार्ट है इफ़ यू वर्क हार्ड वाला ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी ये इसके ऊपर डिपेंड है। इसी तरीके से ऑल दैट आई हैव सेड हैव नो इफेक्ट ऑन हिम, इसमें भी ये अब जैसे एक ये अलग तरह का सेंटेंस है, इसमें ऑल और हैव नो इफेक्ट ऑन हिम, ये दोनों पार्ट को मिला के एक प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा। बाकी का ये जो है दैट आई हैव सेड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस हो सकते हैं और आपको देखने को मिलेंगे कि जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज एक साथ ना दिया हो, उसका कुछ पार्ट अलग जगह पे दिया हो, जैसा कि इस वाले सेंटेंस में हुआ। अब इसमें काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज बताया जा रहा है। यहाँ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात हो रही थी, तो कितने तरह के हो सकते हैं। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज में ये तीन तरह के हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो आगे देखते हैं नाउन क्लॉज में क्या होता है। नाउन का यूज़ होता है, इसमें नाउन का काम करता है। इट इज़ क्लियर दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो इट इज़ क्लियर ये तो है प्रिंसिपल क्लॉज, और ये दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन ये कौन सा वाला है, नाउन। नाउन क्या है इसमें, यू, तो ये नाउन के ऊपर पूरा बेस्ड है ये, इसलिए नाउन क्लॉज कहलाएगा। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है कि आई हैव अ रिंग विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो जैसा कि आपको पता ही होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जब आपने पढ़ा होगा कि हर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब होते हैं, और ये इनके जो रोल होता है, ये क्या काम कर रहे हैं सेंटेंस में, इसके हिसाब से इनका ये नाम दिया गया है और इनका काम भी अलग है। तो जैसे कि नाउन है, ये नेमिंग वर्ड होता है, ये पता ही है आपको कि लोगों के नाम, प्लेसेस के नाम, ये सब नाउन होते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिटीज़ बताने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है कि आई हैव अ रिंग विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड,
तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक अंगूठी है जो सोने की बनी हुई है। तो यहाँ पे विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये इस रिंग की क्वालिटी बताने के लिए इसका यूज़ हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। इस पर्सन के बारे में बात हो रही थी ऊपर वाले में, इट इज़ क्लियर दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, कि तुमने गलती कर दी। तो यहाँ पे तुम यानी कि एक इंसान के बारे में बात थी, इसलिए नाउन क्लॉज हो गया क्योंकि इसमें यू आ गया था। अब एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब का क्या काम होता है? एडवर्ब ये होता है कि जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, काम करने के तरीके में के बारे में, उसके वक्त के बारे में, उसके जगह के बारे में जो चीज़ बताता है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, व्हेन यू केम हियर आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, तो ये आई वॉज रीडिंग अ नॉवल ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज या सिंपल सेंटेंस, अपने आप में पूरा मतलब क्लियर कर रहा है। और व्हेन यू केम हियर ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये एक टाइम के बारे में जानकारी दे रहा है कि जब तुम आए, मैं नॉवेल पढ़ रहा था जब तुम आए। तो जब तुम आए से क्या पता चल रहा है? टाइम के बारे में पता चल रहा है कि जो वक्त काम हो रहा था यहाँ इस सेंटेंस में किस चीज़ के होने का पता चल रहा है? नॉवेल के पढ़े जाने का पता चल रहा है। अब जो एक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है, घटना क्या घट रही है? नॉवेल का पढ़ा जाना। और व्हेन यू केम हियर से हमें पता चल रहा है कि वो कब हुआ, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो इस तरीके से ये 3 तरह के क्लॉज हमने देख लिए। अब है कंपाउंड सेंटेंस। जिस तरह से ये 2 सेंटेंस हमने ऊपर पढ़े, एक सिंपल सेंटेंस ए हो गया ये, फिर है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बी, और चूँकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ये प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बात हो रही थी, तो ये एक्सप्लेनेशन सबऑर्डिनेट क्लॉज का इसके बीच में आ गया। अब ये सी कंपाउंड सेंटेंस आ गया कि ये सेंटेंसेस के 3 एक तरीके से स्ट्रक्चर के हिसाब से ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, जिसमें से 2 हो गए सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स, और ये तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और कम से कम एक ऐसा क्लॉज और होगा जो प्रिंसिपल क्लॉज के कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर होगी। जैसे गोल्ड इज़ येलो बट सिल्वर इज़ वाइट। अब इसमें क्या है कि 2 ऐसे एक तरीके से इसको आसान लैंग्वेज में समझने के लिए मान सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें आप कह सकते हैं कि 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिला के कम से कम 2 सिंपल सेंटेंस होंगे, और इसमें कोई ऐसा भी क्लॉज हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है, लेकिन 2 तो इसमें ऐसे क्लॉज होंगे ही होंगे जो बराबर के हो, यानी कि दोनों सिंपल सेंटेंस के तौर पे हो सकते हैं। गोल्ड इज़ येलो और सिल्वर इज़ वाइट, तो गोल्ड इज़ येलो अलग सेंटेंस हो सकता है, सिल्वर इज़ वाइट अलग ये सेंटेंस हो सकता है कि सोना पीला होता है और चांदी सफ़ेद होती है, ये उसका मीनिंग है। तो गोल्ड इज़ येलो या सोना पीला होता है, ये अपने आप में अलग सेंटेंस है, इसका पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा है, इसमें कोई अधूरापन नहीं है। और सिल्वर इज़ वाइट ये भी अपने आप में है, और बट जो लग गया वो इसको जोड़ने के लिए लगा, ठीक है। तो इसी तरह से डू गुड एंड फियर नन, अच्छा करो और फियर नन का मतलब किसी से मत डरो, तो एंड इसको जोड़ने के लिए लगा है। तो ये डिपेंडेंसी शो नहीं हो रही है इससे, बट से या एंड से, ये एक दूसरे पे निर्भर नहीं हो रहे हैं। ये दोनों जो पार्ट हैं, ये ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ बोला जा रहा हो कि गोल्ड इसलिए पीला है कि सिल्वर वाइट है, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है, या ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है सेकंड सेंटेंस में डू गुड एंड फियर नन। तो ये इसलिए ये नहीं बोला जा रहा है कि अच्छा इसलिए करना चाहिए कि इससे हमें किसी से डर नहीं लगता है। तो ऐसा कुछ अगर बात होती तो फिर ये कंपाउंड सेंटेंस ना होके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता, क्योंकि इसमें फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती, निर्भर हो जाता, कुछ पार्ट, आधा पार्ट सेंटेंस का दूसरे पार्ट पे निर्भर हो जाता। लेकिन ये फ्री हैं, ये जितने इसके पार्ट हैं, ये गोल्ड इज़ येलो, सिल्वर इज़ वाइट, ये दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट भी फ्री होके भी सिंपल सेंटेंस के तौर पे भी इनको हम देख सकते हैं। इसी तरह ये आगे का ये एक सेंटेंस है, फादर वॉज एंग्री येट ही सेड नथिंग, तो ये भी इसी तरह का है। इसको अगर आप गहराई से इनको समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ये डिफरेंसेस, इसके फ़र्क क्लियर समझ में ना आए कि कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड में क्यों ऐसा फ़र्क है, क्या कितना फ़र्क है,
लेकिन उसका यही एक सॉल्यूशन है कि आपको उसको बार बार इस तरह के सेंटेंसेस को स्टडी करना पड़ेगा, और उन सेंटेंसेस को, बहुत सारे सेंटेंसेस आप कहीं पर देखिए एग्जांपल्स में, और उनको फिर आप अलग अलग कैटेगरी में रखिए कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, और ये सिंपल सेंटेंस है। तो जब ये प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो फिर आपको क्लियर पता लगना शुरू हो जाएगा और आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और ग्रामर की पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तो एक बात बहुत अच्छी तरह से आप समझ लें कि ग्रामर एक सिंपल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। इसको थोड़ा सा मैथ्स और साइंस के हिसाब से, उस तरीके से पढ़ने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने ये सोचा कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है या हिस्ट्री सिविक्स वगैरह वो होते थे एसएसटी के, तो उससे फिर ऐसा नहीं है कि उसमें तो आपने पढ़ लिया और कुछ रट के याद कर लिया और हो गया। इसमें कुछ कुछ फार्मूलेज, कुछ रूल्स याद रखने पड़ते हैं। जैसे मैथ्स में फार्मूले याद रखने पड़ते हैं, इसमें रूल्स याद रखने पड़ते हैं, और कुछ हद तक इसमें फार्मूले जैसे कुछ चीज़ें होती हैं। तो अगर उनको आप जिस तरह से मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो प्रैक्टिस कर करके आपको वो उसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड सम्स अगर आएंगे बार बार, जिनकी आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर अगर आप अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कर लो तो फिर आपको ये परेशान नहीं करेंगे जो यहाँ पर हो सकता है। अभी इतने स्टार्टिंग के लिए तो आपको इतना ही समझना पड़ेगा कि जो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बाद में आगे प्रैक्टिस के लिए कुछ आपकी टेक्स्ट बुक में सेंटेंसेस होंगे, कुछ आप कहीं और से भी ले सकते हो, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिए भी जाएंगे हमारी तरफ से। ठीक है, तो अब ये इसके बाद जैसे ये प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में बताया जा रहा है, इसको समझ लीजिए। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज है जो अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित ना हो। जैसा अभी ऊपर बताया था हमने कि इसको एक तरीके से सिंपल सेंटेंस भी हम मान सकते हैं, क्योंकि वो अपना फुल मीनिंग क्लियर करता है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। लेकिन चूंकि वो सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहा है तो उसको सिंपल सेंटेंस हम कह नहीं सकते, लेकिन सिंपल सेंटेंस वो तब माना जाएगा जब अगर उसको हम कट करके अलग से यूज़ करेंगे। ही सेड, तो ये एक अपना सिंपल सेंटेंस के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। दैट ही वुड नॉट गो देयर, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो इसको मिला के पूरा एक सेंटेंस बन गया, लेकिन उसमें से ये पार्ट इसका ही सेड वाला प्रिंसिपल क्लॉज है। स्टे वेयर यू आर में स्टे है। आई मेट अ बेगर हु वॉज ब्लाइंड, ये इसमें आई मेट अ बेगर कि मैं एक भिखारी से मिला, तो यहाँ पूरा इतने से ही पूरा क्लियर हो रहा है कि मैं उससे मिला। हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था, तो जो अंधा था ये जो पार्ट है 3 वर्ड का, ये अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है और ये डिपेंड है आई मेट अ बेगर इस पार्ट पर। तो ये आई मेट अ बेगर हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और ये आगे वाला हु वॉज ब्लाइंड ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, तो अब इसमें जैसे ये उपयुक्त वाक्यों में टेढ़े छपे शब्दों से प्रिंसिपल क्लॉज प्रकट हो रही है। तो जितने तिरछे में ही सेड, स्टे और आई मेट अ बेगर, ये सारे प्रिंसिपल क्लॉज हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज है जो अपना भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित हो। जैसे मैन फियर डेथ एज चिल्ड्रन फियर टू गो इन द डार्क, के लोग जो होते हैं वो मौत से इसी तरह से डरते हैं जैसे कि बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं। तो इधर मैन फियर डेथ यहाँ तक जो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। एज चिल्ड्रन फियर टू गो इन द डार्क, ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो क्या बन रहा है कि जैसे बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं। तो अब जैसे बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं, तो जैसे का मतलब क्या कि किस चीज़ से कंपैरिजन हो रहा है ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक कि मैन फियर डेथ इसमें जुड़ेगा नहीं। तो इस तरह से हमने ये समझा कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये दूसरे सेंटेंस के पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर का ही होता है। प्रिंसिपल क्लॉज तो इसलिए बोला जाएगा कि एक कोई क्लॉज तो मेन होगा, 2 अगर हैं
तो और किसी एक को तो मेन बोलना ही पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा वाला है वो भले ही प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है, लेकिन वो डिपेंड भी नहीं करेगा, वो उसका मीनिंग अपने आप में क्लियर होता है। तो जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस का इसका एग्जांपल देख लें, गॉड मेड द कंट्री एंड द मैन मेड द टाउन। दूसरा है शी मस्ट वीप और शी मस्ट डाई। तीसरा है आर होड इज़ लिटिल बट आवर हार्ट्स आर ग्रेट। तो ये जो 3 सेंटेंसेस हैं इसमें एंड लगा है बीच में, इधर और लगा है, इधर बट लगा है, ये कंजंक्शन है। इनको कंजंक्शन से 2 सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया गया है। जैसे एक सेंटेंस इसको हम ये मान सकते हैं, गॉड मेड द कंट्री, ये एक सेंटेंस अलग है। द मैन मेड द टाउन, ये दूसरा सेंटेंस है। लेकिन दोनों को एंड से जोड़ दिया तो ये एक सेंटेंस बन गया। लेकिन इसके दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंडेंसी नहीं है, निर्भर नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो इसी वजह से ये एक इसका हिस्सा प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। अब कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट में को और सब का डिफरेंस है। को जो होता है वो बराबरी के लिए होता है, और सब जो होता है वो एक स्टेप नीचे के लिए, किसी के नीचे के लिए होता है। ठीक है ना। एक वर्ड जैसे होता है सब स्टैंडर्ड, तो सब स्टैंडर्ड जो वर्ड होता है उसका ये मीनिंग होता है कि कम क्वालिटी वाला, घटिया क्वालिटी वाला कोई सामान जैसे हम खरीदने जाते हैं, या कोई भी किसी इंसान के तौर तरीके की बात है, तो सब स्टैंडर्ड अगर हम बोल रहे हैं कि ये सामान कुछ सब स्टैंडर्ड लग रहा है, या उसका जो तौर तरीका है, तमीज़ तहज़ीब, मैनर सब स्टैंडर्ड है, तो मतलब जो स्टैंडर्ड सेट है, जो एक मानक, एक स्टैंडर्ड सेट, एक लेवल सेट है, उससे नीचा। सब स्टैंडर्ड का मतलब जो स्टैंडर्ड सेट है उससे नीचा। तो इसी तरह से सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में आपको को और सब को ध्यान रख लेना है। तो उससे आपको ये याद करने में आसानी होगी कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है वो बराबरी वाला क्लॉज होगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो नीचे वाला क्लॉज होगा। यानी वो डिपेंड करता है, उसको उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, वो अपने आप में अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर पाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, तो सब अब कोऑर्डिनेट क्लॉज में ये हमने पढ़ लिया, शी मस्ट वीप और शी मस्ट डाई। तो यहाँ एंड और बट, इनको अगर हम हटा दें और ये बाकी के दोनों टुकड़े अलग कर देंगे तो ये अलग अलग सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर ये आपने देख लिया कि एक और सेंटेंस ये है, आई डू नॉट लाइक दैट यू शुड गो देयर एंड हेल्प हिम। ठीक है, अब इसमें क्या है, उपयुक्त वाक्य में एंड हेल्प हिम, दैट यू शुड गो देयर की कोऑर्डिनेट क्लॉज है। चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेज एंड क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज वो उपवाक्य है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। जैसे ही इज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब इसमें 2 क्लॉज हैं, ही इज़ अ चेन और विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो इसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों में है। ही हैज़ अ चेन में ही है, और विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड में विच है। जबकि फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे क्लियर ही नहीं होती ये बात। जैसे इन द ईस्ट, ऑन अ वॉल, टू माई डोर, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये सब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, 2-2, 3-3 जो वर्ड्स हैं, ये इनसे कोई भी बात क्लियर नहीं हो रही है। तो ये इस तरह के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो फ्रेज़ कहलाते हैं। अब काइंड्स ऑफ फ्रेज़ में फ्रेज़ भी 3 तरह की होती हैं, नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ एंड एडवर्ब फ्रेज़। और इनका भी वही काम होता है। द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम, द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट, द चीफ लिव्ड इन ए स्टोन हाउस। ठीक है, तो ये यहाँ आपने देखा टू गो होम, ऑन दिस स्पॉट, और ये इन ए स्टोन हाउस, ये फ्रेजेस हैं। और चूँकि इसमें होम आ गया, इसमें दिस स्पॉट आ गया, इसमें स्टोन हाउस आ गया, तो होम का मतलब नाउन हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया। और ये जगह बता रहा है दिस स्पॉट, तो ये एडवर्ब हो गया कि कोई चीज़ हुई तो कहाँ, कैसे, कब हुई, ये हमने बताया था।
कि अगर उससे ये पता चलता हो कि कहाँ कब कैसे, तो फिर वो एडवर्ब होगा। और ये स्टोन हाउस यानी कि एक किसी चीज़ की क्वालिटी पता चल रही है, तो हाउस की क्वालिटी इन अ स्टोन हाउस, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो इस पार्ट के लिए अभी इतना ही रखते हैं एक्सप्लेनेशन। आगे का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।